सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो कि इस साल 2022 में CUET PG PQ01 कोड के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए लेके आई हूँ कुछ 52 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बीएड के साथ साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम ही है और इन्हीं से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। परंतु उससे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चाहे कितने भी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि शिक्षण पद्धति। जैसा कि आपको पता है कि जो बीएड है वो शिक्षण पद्धति से संबंधित ये पूरा कोर्स होता है। मतलब आप भविष्य में कैसे कितने अच्छे टीचर बनेंगे ये आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है कि आपने अपने बच्चे को सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है। इसके साथ साथ सिखाया जाता है कि जो बच्चे की मानसिकता होती है, कक्षा 1 से लेकर का बच्चा कैसे सोचता है, कक्षा 6 से लेकर के बच्चा कैसे सोचता है और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के बच्चा किस प्रकार से सोचता है, उसकी मानसिकता क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है और एक टीचर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, बच्चे की परिस्थिति और कंडीशन को देख के वो सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे इसके कंटेंट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए बच्चों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कई बार आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो जो नीचे स्टेटमेंट दिए रहते हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सत्य है। सबसे पहला कथन पढ़ेंगे, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन रिप्लेस अ टीचर। यानी कि कंप्यूटर एडेड एजुकेशन, यानी कि आजकल आपको पता है कि सारी जो पढ़ाई है वो सब कुछ डिजिटलाइज हो गई है। पहले सब कुछ ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है, अब हर चीज़ कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं बहुत सारे। तो वो क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी इस प्रकार की शिक्षा आ गई है, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, ये पूर्ण रूप से आपका जो टीचर है उसको रिप्लेस कर देगी। मतलब टीचर ही नहीं रहेंगे, डायरेक्ट टीचर क्या करेगा, अपने वीडियो या कोई भी एजुकेशन सिस्टम चीज़ें होंगी वो उसमें डाल देगा और बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन टीचर नहीं होंगे। तो क्या ये कथन सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। टीचर अपनी जगह है और एक कंप्यूटर एडेड एजुकेशन अपनी जगह है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको इसका एग्जांपल रिलेट करती हूँ कि जब पहली बार बैंकों में कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने क्या कहा कि अरे अब तो कंप्यूटर आ गए, एक आदमी का काम 10 आदमी का काम एक ही कंप्यूटर कर दे रहा है, तो बैंक में जो लोग भी कम हो जाएंगे और सरकारी बैंक में जो जॉब की वैकेंसीज है वो भी कम आएंगी। तो क्या ऐसा सत्य हुआ? ऐसा सत्य नहीं हुआ, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई और ज़्यादा वैकेंसी आई। तो उसी प्रकार से ये चीज़ भी यहाँ पे सत्य नहीं होगा। दूसरा है, कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन असिस्ट अ टीचर। यानी कि कंप्यूटर एडेड एजुकेशन होती है, कंप्यूटर सहायक जो एजुकेशन होती है वो बच्चे को कहीं ना कहीं सहायता करती है। भाई बिल्कुल करती है सहायता, ये कथन कहीं ना कहीं ट्रू है, पर कितना सही है हमें और ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। देखिए, सही बात है, आजकल हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। आपको कुछ भी करना है तो आप कंप्यूटर में हेल्प लेके, कुछ भी करना है तो गूगल सर्च करते हैं, तभी हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने बच्चे को साइंस का कोई चैप्टर पढ़ाना है, मान लीजिए आपने बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाना है, आपने बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, तो पहले टीचर क्या करते थे, एक डायग्राम बना देते थे डाइजेस्टिव सिस्टम को और बोलते थे मुंह से खाना जाता है, यूसोफेगस से जाता है, फिर हमारे पेट में जाता है और आते इससे छोटी आंत पचाती है और बड़ी आंत इसे बाहर निकाल देती है, राइट। लेकिन अभी क्या हो गया, जब से डिजिटलाइज हो गया तो अच्छे से टीचर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या मिलता है, ऑडियो और वीडियो। यानी वीडियो की मदद से और ऑडियो की मदद से पिक्चरें दिखा के बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कथन सत्य हुआ है। दूसरा है, ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग बोथ आर इफेक्टिव। वो कह रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग भी अच्छा है और फेस टू फेस टीचिंग भी अच्छा है। भाई बात तो सही है, आजकल बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, बायजूस इत्यादि से पढ़ रहे हैं, है ना, और भी प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, जैसे आपका अनअकैडमी वगैरह है। इसके अतिरिक्त फेस टू फेस टीचिंग भी अच्छी है, बट स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। अब वो कह रहा है कि दोनों जो टीचिंग है बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल 101% ये आपकी बात सही है। लास्ट क्वेश्चन है, फेस टू फेस टीचिंग इज़ लेस इफेक्टिव देन ऑनलाइन टीचिंग। वो क्या कह रहे हैं कि जो फेस टू फेस टीचिंग होती है वो कम इफेक्टिव होती है ऑनलाइन टीचिंग के मुकाबले। तो ये कथन गलत होगा। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा सही होगा? हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग भी अच्छी है और फेस टू फेस टीचिंग भी आज की डेट पे अच्छी है, क्योंकि हम जा रहे हैं डिजिटलाइज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं पढ़ रही हूँ, उसमें मुझे क्योंकि कन्फ्यूजन था।
इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विद अदर स्टूडेंट इन द क्लास द टीचर शुड, अगर कोई बच्चा क्लास में गलत बिहेवियर करता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है रिपोर्ट द मैटर टू द पेरेंट, उसके पेरेंट को बताएं। दूसरा है पनिश हिम एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग असेंबली, पूरी मॉर्निंग असेंबली में उसको खड़ा कर दो और बेइज्जत कर दो, क्या ऐसा करना चाहिए? तीसरा है डील विद हिम विथ सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, और चौथा है ट्रीट हिम सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि उसके साथ थोड़ा सिंपैथेटिक बिहेवियर हमें दिखाना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को कि उसने बच्चे के साथ किसी के साथ मिसबिहेव क्यों किया। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन अ फेल्ड स्टूडेंट बी एनकरेज टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चा फेल हो जाता है और सेम क्लास में उसको पढ़ना पड़ता है, और होता है क्या जो जूनियर होते हैं तो वो भी उस क्लास में आ जाते हैं, तो उस केस में बच्चे को आप कैसे एनकरेज करेंगे पढ़ने के लिए? भाई होता है, जाहिर सी बात है, कल तक जो बच्चे उनको छोटे बच्चे भैया भैया बोलते थे, अब वही आके सेम क्लास में आके बैठ जाएंगे तो बच्चा तो डीमोटिवेट होता है ना। तो अब क्या करेंगे? बाय टीचर्स काउंसलिंग करेंगे, उसके साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे, गार्जियन काउंसलिंग करेंगे और स्टूडेंट एसोसिएशन से बात करेंगे। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का मतलब होता है कि बच्चे की अगर मानसिक उस पर असर पड़ता है ना, बच्चा फेल हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, दिमाग पे असर पड़ता है। दिमाग ही ठीक नहीं रहता तो बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पाता। तो टीचर का काम है कि उसकी साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है आवर एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब घटिया होना चाहिए, विदाउट एनी डिफेक्ट, बिना डिफेक्ट के होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट जैसे सोचे कि जैसा मैं सोचूं वैसा पेपर आए, मैं सोचूं कि मैंने 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पढ़े हैं तो यही क्वेश्चन आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमेशा वेल प्लान्ड होना चाहिए। तो वेल प्लान का मतलब क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बने कि क्लास में एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, ब्रिलियंट भी होते हैं, है ना, और जो होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से बनाया जाए कि उसमें एटलीस्ट जो बच्चे बिलो एवरेज आते हैं उतने मार्क्स वो एटलीस्ट स्कोर कर सके। जैसे 100 का क्वेश्चन पेपर आया तो एटलीस्ट बच्चे 35 और 40 स्कोर कर ही सके। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर किसी भी टीचर को डिज़ाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपने ब्रिलियंट बच्चों को बना के सोच लिया तो ब्रिलियंट तो निकले आपकी क्लास में 4 ही और उनके नंबर आ गए आपके 80 और बाकी सारे बच्चे फेल हो गए। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो होता है आपका वेल प्लान। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारा जो आर्टिकल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आने वाले फीचर्स में मैं लेके आऊँगी वीडियोज़ में। उसमें बोला गया कि जो एलिमेंट्री है और कंपलसरी एजुकेशन है वो किस आर्टिकल के अंदर कही गई। मतलब शिक्षा पे सबका अधिकार और कक्षा 1 से लेकर 5 तक सारे बच्चों को पढ़ना जरूरी ही है, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो वो आता है आपका आर्टिकल 45 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी फॉर एंटरिंग द क्लासरूम एंड टॉयलेट। और बाकी ऑप्शन है आपका प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फॉर हिज फूड एंड लॉजिंग, अरेंजमेंट्स फॉर हिज फ्री एजुकेशन एंड नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। देखिए जब कोई भी हैंडीकैप बच्चा आपके स्कूल में तो उस कंडीशन में उसके लिए सबसे जो ज़रूरी सुविधा होनी चाहिए वो यही है कि भाई उसके लिए क्लासरूम एक प्रॉपर होना चाहिए, टॉयलेट। क्योंकि देखिए टॉयलेट इत्यादि जाते समय बड़े बच्चे के लिए कोई आया वगैरह तो मेड तो होती नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी हैंडीकैप बच्चे वहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि टॉयलेट में तो ना तो आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर पाते हैं, ना स्कूल का स्टाफ और कोई भी, बाकी पढ़ाई लिखाई में तो कोई भी आपको हेल्प कर सकता है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि आपको ए प्रॉपर फैसिलिटी फॉर एंटरिंग द क्लासरूम एंड टॉयलेट, ये आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉटी स्टूडेंट इन द क्लास इज। अगर आपकी क्लास में कोई नॉटी स्टूडेंट है, भाई जाहिर सी बात है तो होता है, तो इन द क्लास इज क्या कहेंगे आप उसे? फुलिश एंड डल, आप बोलेगे तू तो बेवकूफ़ है। एक्टिव एंड इंटेलिजेंट, नहीं तुम तो बहुत होशियार हो। अनएडजस्टेड एंड अनएप्रिशिएटेड, रिच एंड केयरलेस। आप उसको ये बोलेंगे कि आप एक काइंड, मतलब बोलेंगे नहीं, मतलब उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? अनएडजस्टेड एंड अनएप्रिशिएटेड, मतलब इस प्रकार का बिहेवियर क्लास में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सिलेबस इज नेसेसरी इन द स्कूल। भाई स्कूल में सिलेबस और करिकुलम क्या होता है और क्यों होना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले it helps in the proper functioning of the school. It makes the classroom education under the control. A teacher can rule every work outside the class in the proper manner. All of the above are possible. देखिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्यों होगा? देखिए
सबसे पहली बात तो अगर आपके पास प्रॉपर सिलेबस होता है तो आपको पता होता है कि स्कूल ने किस प्रकार से फंक्शन करना है, मतलब स्कूल ने किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से बच्चे ने पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम को देना है। भाई सिलेबस ही नहीं होगा बच्चे के पास तो बच्चे को कैसे पता होगा कि मैंने इस फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है, हाफ ईयरली में क्या पढ़ना है और फाइनल में क्या पढ़ना है। क्लासरूम को कंट्रोल करती है, ठीक है, एजुकेशन को। और तीसरा है ए टीचर कैन रूल एवरी वर्क आउटसाइड द क्लास इन द प्रॉपर मैनर, और टीचर को भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से उसने पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके कहीं ना कहीं सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस इज बीइंग कंडक्टेड इन योर सिटी कंसर्निंग एजुकेशन व्हाट विल यू डू। अगर आपके सिटी में कोई भी कॉन्फ्रेंस और सेमिनार हो रहे तो आप क्या करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ, इसमें क्या करोगे। सबसे पहले लिस्ट में ऑप्शन है आई विल टेक पार्ट विदाउट परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिना स्कूल के प्रिंसिपल के परमिशन के भाग चले जाओगे वहाँ पे और सीधे बोलोगे मैं फ़लाने स्कूल से। क्या ये होता है? नहीं होता है भाई। बिन बुलाए तो हम किसी के घर भी नहीं जाते, तो हम स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव है कैसे चले जाएंगे। नेक्स्ट है आई विल सीक द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि आप प्रिंसिपल की परमिशन को लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आप टीचर की परमिशन को क्यों नहीं ले रहे हो। तो देखिए टीचर की परमिशन वहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है जब आप कोई भी कंपटीशन आपके स्कूल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्फ्रेंस इज बीइंग कंडक्टेड योर सिटी, मतलब आउटसाइड द सिटी। तो भैया आप किसी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे बड़ा हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। तो इसलिए प्रिंसिपल की जो परमिशन है वो लेनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आई शैल टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, अब मैं स्कूल से छुट्टी ले लूँगा। आई शैल टेक नो इंटरेस्ट इन इट, तो देखिए छुट्टी भी नहीं लोगे आप, ये भी नहीं लोगे, आपने सीधे जो प्रॉपर तरीका यही है कि अगर आपको उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू इवैल्यूएट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर टाइप। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किस प्रकार से इवैल्यूएट करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यस इस टाइप के क्वेश्चंस भी होने चाहिए, ऐसे टाइप भी होने चाहिए, शॉर्ट आंसर भी होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्या होता है ना कि जब आप कोई क्वेश्चंस पेपर बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे पेपर बना दिए या ऑब्जेक्टिव ही बना दिए या आपने शॉर्ट आंसर ही बना दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास में हर कैटेगरी के बच्चे होते, बिलो एवरेज, एवरेज और ब्रिलियंट। तो पेपर हमेशा इस तरीके से ध्यान में रख के बनाया जाता है कि बच्चा किसी न किसी तरीके से सारे पोर्शन को अटैम्प्ट करके और अपने मार्क्स को स्कोर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 इन ऑर्डर टू मेक द, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव इन द क्लास व्हाट शुड बी डन। अगर आप चाहते हो एज ए टीचर कि आपकी क्लास में टीचिंग बहुत मज़ेदार हो, अच्छी हो, तो आपको क्या करना चाहिए बताओ। आफ्टर द टीचिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिस, होमवर्क शुड बी गिवन नाउ एंड देन, एंड आफ्टर स्कूल आवर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी गॉट सॉल्व फ्रॉम द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको आफ्टर द टीचिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट एंड प्रैक्टिस, मतलब इमीडिएटली आफ्टर टीचिंग। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे, 40 मिनट की क्लास है, 30 मिनट आपने पढ़ाया, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको छुट्टी होने का वेट करना चाहिए तब उनको होमवर्क देना चाहिए, या इमीडिएटली क्लास में जो 10 मिनट बचे उसमें आपको बच्चे को होमवर्क देना चाहिए। तो भाई 10 मिनट जो होमवर्क दिया है, 10 मिनट जो बचते हैं उसमें आपको करना चाहिए आफ्टर द टीचिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने बच्चे को क्लास में पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है कि पेड़ों में किस प्रकार से भोजन बनता है, तो उसी से रिलेटेड मेरे को बच्चे को क्या कर देना चाहिए, 10 मिनट की कोई एक्टिविटी दे देनी चाहिए। अच्छा अपना आप ही 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ, बताओ कि फोटोसिंथेसिस में होते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइट, एयर, सनलाइट, है ना, इस तरीके से। तो आप इस प्रकार से बच्चों को सेम एक्टिविटी दे सकते हो जो कि आपने क्लास में पढ़ाई है, ना कि आप उस एक्टिविटी को घर के लिए दे रहे हो, सॉल्व करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। घर के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला आंसर सही होगा। आफ्टर द टीचिंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। 13 क्वेश्चन की तरफ 50 क्वेश्चन है इसमें। वाई डिड यू अडॉप्ट टीचिंग प्रोफेशन, आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज़ किया। भाई इसका आंसर तो आप ही को पता है ना, यू हैव इंटरेस्ट इन इट। इसमें तो कोई भी ऑप्शन वाली तो कोई बात ही नहीं होगी, जो भी ऑप्शन होगा वो आप सिरे से खारिज कर दोगे, सिर्फ यही बोलोगे कि मेरा इंटरेस्ट था। यू विल पे हीड टू सच पर्सन हु आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वीक इन स्टडीज़, योर रिलेटिव वेल बिहेव। देखिए आप क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान किस बच्चे पे दोगे, जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है या एवरेज है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे माँ भी होती है घर में तो ज़्यादा ध्यान किस बच्चे पे देती है, जो कि थोड़ा कमज़ोर होता है,
फिजिकली, या कहीं पे लगता है कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, उसी प्रकार से टीचर भी एक मदर का रूप प्ले करती है, तो वो हमेशा उसी बच्चे की तरफ ध्यान देती है जो थोड़ा वीक इन स्टडीज़ होती है, ठीक, स्टडीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बिकम स्किलफुल इन हिज जॉब अ टीचर, अगर टीचर चाहता है कि वो अपने जॉब में बिल्कुल 100% स्किल्डफुल हो जाए, मतलब एकदम बिल्कुल रिजल्ट टू रिजल्ट देने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, शुड स्टडी न्यू बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट, भाई ये भी ज़रूरी है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आपको नई नई बुक्स को भी स्टडी करते रहना चाहिए। डिबेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी आपको लिखने चाहिए, और बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए कि आप कल इस टॉपिक पे लिख के लाओ। अब भाई देखो, सडनली देखो अभी कोरोना आ गया, तो कोरोना के ऊपर अगर आप बच्चों को आर्टिकल लिखने के लिए दोगे तो उससे क्या होगा, एक टीचर की भी दिमाग में चीज़ें आती है, थॉट बनता है कि कोरोना पे होता है तो बच्चों को किस प्रकार से ध्यान रखना पड़ता है ना, और उसी प्रकार से बच्चों को भी कोई एक्टिविटी देंगे तो वो बच्चों के अंदर एक जागरूकता बढ़ाती है, मतलब अगर बच्चे लिख के लाएंगे तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू मेक योर स्टूडेंट हेल्दी, आप अपने बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए क्या करोगे? तो भाई जैसा मम्मी हेल्दी बनाने के लिए क्या करती है, माँ क्या करती है, गिव देम अच्छा खाना खिलाती है, बट टीचर तो खाना नहीं खिला सकती, तो क्या करेगी? तो टीचर तो भाई ट्रेनिंग ही दे सकती है ना, बोल सकती है कि आप अच्छा खाना खाओ, अपनी मम्मा को ये बनाने के लिए बोलो, इस तरीके से ये हेल्दी फूड खाना चाहिए, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, इसमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट खाने से आपकी बोन्स स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से ये क्या है टाइप की, ये है ट्रेनिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मेक द पेरेंट्स अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, पेरेंट्स को बता दो कि भाई गुड हेल्थ के क्या क्या फ़ायदे हैं। ऑर्गेनाइज डिबेट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, आप डिबेट भी करा सकते हैं, वो भी अच्छा है। गिव देम ट्रेनिंग रिगार्डिंग हेल्थ, देखिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप बच्चे को ट्रेंड कर दोगे किसी भी चीज़ के लिए कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा रिजल्ट आएगा, तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को फॉलो करने लगता है। तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो क्लास में, और अगर आप उसे ट्रेन करोगे ना तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, अ टीचर इम्प्रेस हिज स्टूडेंट, एक टीचर अपने स्टूडेंट को इम्प्रेस कर रहा है, क्यों? बाय शोइंग हिज ऑथोरिटी एंड डोमिनेंस, वो दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो टीचर हूँ। बाय हिज रेगुलरिटी इन टीचिंग, अपनी टीचिंग में रेगुलरिटी, मतलब पूर्ण तरीके से टीचर अगर क्लास में रेगुलर है, अच्छे से पढ़ा रहा है। बाय मिसबिहेविंग विद द स्टूडेंट, टीचर के साथ बच्चे के साथ मिसबिहेव करके। बाय इंडल्जिंग इन गॉसिप विद द स्टूडेंट, या बच्चे के साथ खूब अच्छे से बातें करके कि भाई तुम्हारी मम्मी घर में क्या पकाती है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो किस तरीके से बताओ आपके टीचर इंप्रेस कर सकते हैं? भाई अगर मेरी बात करें तो भाई हम तो उसी टीचर से इंप्रेस करेंगे जो कि सबसे अच्छा पढ़ाती है, क्योंकि टीचर का काम ही क्या है, अल्टीमेटली पढ़ाना, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना। ये नहीं कि आप घर में वो हमसे पूछ रहे कि आपकी मम्मी ने चाय क्या बनाई और समोसे क्या बनाया, है ना। तो ये इसका आंसर होगा आपका बी, बाय हिज रेगुलरिटी इन टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इफ़ यू फेल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम, मान लीजिए अगर आप टीचर हैं, अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करने में फेल हो जाते तो आप क्या करोगे? तो भाई क्या करते हैं टीचर, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। तो इसका आंसर होगा टेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है, जैसे पढ़ लीजिए लीव द सिलेबस इनकम्प्लीट, सिलेबस ही छोड़ देंगे, टी सिलेक्टेड क्वेश्चन, या कुछ ही पढ़ाए गए, या बोलेंगे स्टूडेंट को कि भाई तुम अपना सिलेबस खुद ही कंप्लीट कर लो, 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, सिर्फ 2 बच्चे खुद कर लो, ट्यूशन ले लो मुझसे। तो क्या ये सही है? ये सारे ऑप्शन गलत होंगे, ए वाला सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन, इफ़ यू आर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, इन योर स्कूल इरेगुलरिटीज आर ऑन द राइज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल यू फॉलो। देखिए अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में, आप किसी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं और आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे स्कूल में थोड़ा कम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजिंग कमिटी, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि जो भी कमिटी होगी स्कूल में उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन करोगे, चेक करोगे प्रिंसिपल को लेके, टीचर्स एंड स्टूडेंट, या सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। भाई प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व करोगे ना जब आपको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या होगा, तो उसके लिए क्या क्या होने जरूरी है? पहले कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, प्रिंसिपल का साथ होना जरूरी है। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर, इम्पोज सीवर पनिशमेंट, तो देखो पनिशमेंट वगैरह तो कभी भी स्कूल में टीचर में अब बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है। प्रॉब्लम भी आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि नहीं आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैनेजिंग कमिटी, ठीक है, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुड स्टूडेंट बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, यानी कि टीचर को अपने बच्चे को क्लास में क्या क्वेश्चन पूछने की अनुमति देनी चाहिए? भाई बिल्कुल देनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया और सीधे बस बोला कि बस इसको कॉपी में उतार लो और कल याद करके ले आना। जब तक बच्चे का मन जिज्ञासु नहीं होगा तब तक बच्चे
बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार के प्रति इंटरेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी और वो किस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, ना ही पढ़ पाएगा। तो इसलिए बच्चे को हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसका आंसर होगा यस। भाई इसका उदाहरण मैं पहले भी अपने वीडियो में दे चुकी हूँ कि मान लीजिए कि जब पहली बार मतलब जब सेब न्यूटन के सामने गिरा तो वैसे कई बार, लेकिन जब वो सेब उसके सामने एक जिज्ञासा रूप में गिरा तो तभी उसके मन में आया कि भाई ये सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो तब उसने किस चीज़ की खोज करी, ग्रेविटी की। तो उसी प्रकार से जब तक बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे उनके मन में ना जिज्ञासा आएंगी ना इंटरेस्ट आएगा, तो जो कि एक टीचिंग मेथड के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिसलाइक गोइंग टू द क्लासरूम बिकॉज, बहुत सारे बच्चों को क्लासरूम में जाना अच्छा नहीं लगता। दे हैव ट्यूशन एट होम, द टीचर्स डोंट अलाउ देम टू एंटर द क्लास, दे आर स्ट्राइकर, द टीचर्स हार्स देम टाइम टेबल। इसका आंसर होगा दे हैव ट्यूशन एट होम, क्योंकि कई बार बच्चों के ट्यूशन इत्यादि भी होते हैं तो उस टाइम पे बच्चों क्लासरूम में जाना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एज रिगार्ड द यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द स्टूडेंट विद वीक आई साइट। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे की मान लीजिए आंखें कमज़ोर है और वो पीछे बैठता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए अगर उसे ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं दिखता है। तो कई बार आपकी क्लास में भी होते हैं ना ऐसे बच्चे जिनकी आंखें कमज़ोर होती है, तो हमेशा एज ए टीचर आपको यही करना है, ये नहीं कि आप उसके लिए स्पेक्ट ले आए या उसके बोलो कि भाई अपने चश्मा बना लो, मोटा चश्मा बना लो, ठीक है। दे शुड भी, या ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आंखें कमज़ोर होती है, ब्लैक बोर्ड से वो नहीं उतार पाते, तो वो जो सामने वाले की बच्चे की कॉपी होती है उससे उतारना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है। दे शुड बी आस्क्ड टू रीड दैट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, दे शुड बी गिवन द फ्रंट सीट, स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देम। सबसे अच्छा तो यही है कि भाई उनको आगे की सीट दे दी जाए, क्योंकि उनको आगे से अच्छा दिख सकता है, एज ए टीचर यही कर सकता है, ठीक है। यानी कि आप उनको कुछ एडिशनल सपोर्ट दें, सिर्फ उनको आगे बैठा दीजिए तो उनको दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल द टीचर डू व्हेन अ स्टूडेंट आस्क हिम इररिलेवेंट क्वेश्चन। एक टीचर को क्या करना चाहिए जब कोई बच्चा उटपटांग क्वेश्चन करता है। वी विल, उटपटांग क्वेश्चन का मतलब जैसे कि कोई पर्सनल क्वेश्चन कर देते हैं कुछ बच्चे सीनियर टीचर को कुछ गलत सलत बोल देते हैं ना, तो इस प्रकार कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें स्कोल्ड करना चाहिए, डांटना चाहिए और सिट डाउन बोलना चाहिए। ही विल मेक इट क्लियर, ही विल सेंड देम आउट ऑफ द क्लास, ही विल एडवांस टू वेट फॉर द आंसर। सीधे सीधे बोलना चाहिए कि जो भी आपने पूछा उसको क्लियर करो, अगर रिलेवेंट है टू सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो उसको क्लियर करो। अगर इररिलेवेंट क्वेश्चन है तो उसको सीधे सीधे टीचर को बोलना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट रिलेवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है टू मच लिबर्टी टू गिवन टू द स्टूडेंट क्रिएट। अगर आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं तो अब क्या हो जाता है क्लास में, आइडियल एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है, बच्चे एक दूसरे से खुश हो जाते हैं, गले में हाथ डाल के खुश रहते हैं, दोस्ती भाईचारा बनता है। नहीं, मच नॉइज़ इन द क्लासरूम, क्लास में शोर शराबा हो जाता है, या इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम, नो प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। अब देखिए बच्चों, आप अगर इस आंसर को देखें ना तो इसमें जो बी वाला आंसर भी कहीं ना कहीं तक सही लगता है कि भाई क्लास में बहुत ज़्यादा आवाज़ होने हो जाएगी, नॉइज़, बातें करने लग जाएंगे बच्चे। लेकिन अगर आप आवाज़ को देखिए, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा क्लास में वो हुड़दंग मचाना, ये किसका पार्ट आता है, ये आता है इनडिसिप्लिन का। तो आप नॉइज़ को ऑप्शन नहीं चुनोगे, आप चुनेंगे ऑप्शन इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, वट विल यू एज अ टीचर से टू द स्टूडेंट इफ़ दे कम लेट ऑन रेनी डे। भाई बरसात के दिन अगर बच्चे लेट आ जाते तो क्या करेंगे आप, यू वुड फाइंड आउट द रीज़न ऑफ देयर बीइंग लेट। आपने हमेशा जब भी बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो आपने जजमेंटल नहीं बनना है, ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। यहाँ पे केवल बारिश का एग्जांपल है, लेकिन आपने हमेशा रीज़न फाइंड करना है, क्योंकि टीचर का काम ही क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो पहले उसकी प्रॉब्लम को जानो, रीज़न जानो और फिर उसको सॉल्व करो। तो इसमें जब बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 क्वेश्चन, हाउ यू विल इनकलकुलेट द सेंस ऑफ कॉपरेशन ऑफ अमंग द स्टूडेंट। भाई आप बच्चों के अंदर कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे की भावना को किस प्रकार से डेवलप करोगे, है ना। घर में कैसे हम भाईचारे की भावना को डेवलप करते हैं, जब दो भाई बहन होते हैं तो क्या करते हैं मम्मी लोग, उनको कुछ काम दे देते हैं, बांट देते हैं, है ना, कि तुम ये करोगे और इस काम को तुम साथ में मिलके करोगे। तो वही काम एक टीचर भी करती है। अगर मैं हूँ तो मैं भी इसी तरीके से बच्चों को बोलती हूँ कि कोई भी काम को मिलजुल करके करो। तो जैसे मिलजुल के काम करना क्या है, बाय टेलिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, सीधे स्पोर्ट्स खिलवा दो। दूसरा है बाय एक्सप्लेनिंग देम द गेम्स प्रमोट म्यूचुअल कॉपरेशन एंड मेंटल बैलेंस। बच्चों को गेम खिलाओ, क्योंकि गेम को खेलने के लिए आपका क्या होता तो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आप देखें तो गेम अपने आप में क्या है, टीम वर्क। अगर आपने कल परसों भारत और पाकिस्तान का मैच देखा होगा तो लास्ट गेंद पे जो 6 मारा था उससे वो क्या दर्शाता है, आपकी टीम बिल्डिंग दिखाता है। तो यानी कि ये सारी डेवलप कहाँ से होगी, जब आप
एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और मेंटल बैलेंस आपका ठीक रहेगा और कोऑपरेशन के साथ रहेंगे। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सम ऑफ द स्टूडेंट आर बिलो एवरेज एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, योर रिस्पॉन्स टू सच स्टूडेंट विल बी। अब भाई जाहिर सी बात है, हर स्कूल में बिलो एवरेज और ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, तो आप क्या करोगे? सबके साथ बराबर का बिहेव करोगे, या उनको बोलोगे भाई तुम तो इस स्कूल में एडमिशन के लिए काबिल नहीं हो, या जनरस एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, नॉट पे एनी स्पेशल। आप साधारण एटीट्यूड जो होता है, सिंपल एटीट्यूड जो होता है, नॉर्मल, उनको नॉर्मल कंफर्टेबल फील कराएंगे, वही काम एक प्रिंसिपल का होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड अ टीचर गिव द स्टूडेंट टू सीक द आंसर टू द क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को इसका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं लगा, ये मुझे कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हाउ शुड अ स्टूडेंट हु डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ऑल एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट बी ट्रीटेड। अगर आप एज ए टीचर देखते हो कि इस बच्चे में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी लेवल पे, तो आप क्या करोगे? रेस्टिगेट कर दोगे इस स्कूल से, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्क एक्सपर्ट को बुलाओगे और कंसल्ट करोगे। अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर स्पेशल एजुकेशन, हिज एक्टिविटी शुड बी ओवरलुक्ड। देखिए, आप किसी भी बच्चे को पहले तो स्पेशल एजुकेशन नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? पहले तो आप उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरा है आपका साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्क एक्सपर्ट शुड बी कंसल्टेड। आप जानने की कोशिश करोगे कि भाई बच्चा किसी भी रूप से कोई भी चीज़ें पिकअप नहीं कर पा रहा है, तो आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके स्कूल में वो फैसिलिटी है, या जो सोशल वर्क एक्सपर्ट होते हैं उनको रीच करने की कोशिश करेंगे। 30th क्वेश्चन है, हाउ विल यू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। भाई ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया है कि बच्चे के अंदर आप डिसिप्लिन की क्वालिटी को कैसे डेवलप करोगे। तो भाई आप लाइफ में कभी भी कोई भी डिसिप्लिन अगर आपने बनाना है तो उसको बना दो जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अब जैसे अभी अगर आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर मेरे को आपको डिसिप्लिन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना कि भई आप इतने टाइम पे इतने ये सब्जेक्ट पढ़ लो, वो सब्जेक्ट पढ़ लो, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिम्मेदारी देना इंसान को डिसिप्लिन बनाती है। बाय गेटिंग नॉलेज अबाउट द रूल्स ऑफ कंडक्ट, इस सिर्फ रूल्स को जानने से कुछ नहीं होता है कि आप जानते हो कि भाई डिसिप्लिन कैसे, इससे जानने से नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियाँ लेने से होता है। बाय बैनिशिंग दैम, बाय गेटिंग द रूल्स ओबेड। तो ये सारे ऑप्शन गलत होंगे, केवल 30 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एज ए टीचर विन द हार्ट ऑफ योर स्टूडेंट। भाई आप अपने बच्चों का दिल कैसे जीतोगे? तो बाय डूइंग हार्ड वर्क, मेहनत करके, बाय मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बाय एक्वायरिंग मास्टरी इन योर सब्जेक्ट, पे हीड टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे हार्ट को जीतने की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। देखिए, हो सकता है कि कोई बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक टीचर जो होता है वो एक अच्छी मदर भी कहलाती है। तो किसी बच्चे का अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट को बात हो रही है, तो यहाँ पे यही है कि बच्चे की कभी कभी घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको जानने की कोशिश करे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, वही टीचर किसी भी बच्चे का दिल जीत सकते हैं, है ना। यहाँ पे केवल एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। अगर एजुकेशन की बात आती तो तब तो हम उसी टीचर को पसंद करते जो कि अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट कम्स लेट टू द क्लास, टीचर शुड। अगर कोई बच्चा लेट आता है तो भैया आप क्या करोगे? आप उसको पनिश करोगे? ये ऑप्शन सारे गलत है। आप सीधे बोलोगे ट्रीट हिम सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग और काउंसिल। अगर यहाँ पे काउंसिल भी होता तो वो भी ऑप्शन सही होता है, यानी कि आप उसको सिंपैथी करोगे, अंडरस्टैंड करोगे और उसके रीज़न को फाइंड आउट को करने की क्वेश्चन करोगे कि वो लेट क्यों आया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ए टीचर बिहेव विद ऑल द स्टूडेंट्स। टीचर्स को ना बच्चों के साथ हमेशा इक्वली बिहेव करना चाहिए, ना ज़्यादा फ्रेंडली बना, ना ज़्यादा पर्सनली बनो और ना ही ज़्यादा सेल्फ मैनर बनो कि भाई ये बच्चा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये तो मेरी कास्ट का है, ये तो भाई मेरी तरह रावत ठाकुर है, नेगी है, तो मैं इसको ज़्यादा नंबर दूंगी, है ना। तो बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर फाइंडिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट व्हाट मेथड विल यू अप्लाई एज ए टीचर। बच्चों से अगर आपको सही आंसर ढूंढवाना है तो आप बच्चे से किस तरीके से, मतलब उनसे आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे? बच्चों को पनिश करके नहीं, पनिशमेंट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए स्कूल में। आस्क देम टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी नहीं है। ऑडियो विजुअल एड, देखो ऑडियो और विजुअल एड क्यों होता है? क्योंकि ऑडियो से सुन के और पिक्चर को देख के बच्चे जल्दी समझते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हो। तो अगर उनको आप पिक्चर और वीडियो सुनाते हैं तो वो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करते हैं, बजाय कि आपने सोचो 30 मिनट कोई कहानी सुना दी और फिर आप उनको क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई डोरेमोन ने उस दिन किसको मारा था, तो वो फटाफट बता देते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों को आपने पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाय। जो स्टूडेंट होता है वो सबसे अच्छा कैसे सीख पाता है? सुनकर,
रीडिंग करके, डूइंग और सीइंग। देखिए लर्निंग का जो सबसे अच्छा प्रोसेस होता है ना, आप डूइंग करके ही सीख सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को करके ही सीख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक लड़के हो, मैं आपको बोलती हूँ कि भाई जो हीरो होंडा की जो एक्सपल्स है वो तो ऐसे चलती है, किक मारो, एक्सीलेटर दबाओ और चल जाएगी। चल जाएगी? नहीं चल पाएगी। भाई जब तक आप उस चीज़ को खुद एक्सीलेटर नहीं दबाओगे, खुद इसको किक नहीं मारोगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो आपने कैसे सीखी? यानी कि डूइंग करके सीखी, है ना, करके ही आपने सीखी। तो मतलब सब लर्निंग का जो सबसे अच्छा प्रोसेस होता है वो सुन के नहीं होता है, पढ़ के नहीं होता है, देख के नहीं होता है, डूइंग से होता है। तो इसका आंसर होगा डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ एनी फैमिली प्रॉब्लम्स यू विल, अगर किसी बच्चे का कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? भाई सबसे अच्छा तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी बच्चा कोई प्रॉब्लम बताए सबसे पहले आपने उसको सुनना है, लिसन करना है। दूसरा, आपने उसको लिसन करने के बाद आपने उसका रीज़न को फाइंड आउट करना है। तो लिसन टू प्रॉब्लम विल ट्राई टू एक्सटेंड हिम टू मॉरल सपोर्ट। भाई उसके रीज़न को फाइंड करो और जितनी कोशिश हो सको कि उसको मॉरल सपोर्ट दो। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका एग्जाम टाइम चल रहा है और अचानक से उसके फादर की डेथ हो गई, तो उस टाइम पर उस बच्चे को कैसा फील करेगा? वो एग्जाम में फोकस करेगा या फादर की डेथ में? तो उस टाइम पे बच्चे को क्या करो? मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रॉब्लम को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इन केस यू आर एन ऑथर देन, आप क्या करोगे? अगर आप एक ऑथर है तो आप क्या करोगे? विल कॉन्टैक्ट अ पब्लिशर, विल कॉन्टैक्ट सब्जेक्ट टीचर, विल स्टिक टू योर ओन वेज ऑफ वर्किंग, विल स्टडी गुड टेक्स्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। भाई आप अच्छे सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट का जो स्टडी गुड मटेरियल होगा उसी को स्टडी करोगे। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ 38, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पार्ट 2 में। इफ़ अ स्टूडेंट गेट इंजर्ड इन द स्कूल व्हाट विल यू डू, अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करोगे? तो भाई देखो, कभी भी कहीं पे भी चोट लगती है, सिर्फ स्कूल की बात नहीं, सबसे पहले क्या कहा जाता है कि आप इसे फर्स्ट एड दे दो, इसकी मरहम पट्टी कर दो, है ना। इसीलिए स्कूल है या कोई भी अगर आप सिनेमा हॉल में भी चले जाते हैं, किसी भी जगह होते हैं, या कोई गाड़ी है, हर जगह क्या कहा जाता है कि फर्स्ट एड दे दो इमीडिएटली, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर तक पहुंचते हो तब तक आप जो पेशेंट होता है या कोई भी है उसकी बड़ी इंजरी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा यू विल गिव फर्स्ट एड इफ़ ही नीड्स एंड विल सेंड टू द डॉक्टर। ठीक है, आप उसे फर्स्ट एड देंगे अगर उसको ज़रूरत है और उसके बाद डॉक्टर के पास उसे भेज देंगे। नेक्स्ट है, यू विल नॉट पे अटेंशन टू हिम, ध्यान नहीं दोगे, यू विल सेंड हिम, घर भेज दोगे, और यू विल इन्फॉर्म टू द प्रिंसिपल। तो भाई प्रिंसिपल भी क्या कहेगा? प्रिंसिपल भी बोलेगा कि आप फर्स्ट एड दो, तो सबसे पहले आप फर्स्ट एड को देंगे। तो बच्चों देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगे। मैंने 50 क्वेश्चन सोचे थे लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन गया, पार्ट 2 में आएंगे बाकी क्वेश्चन। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग और लर्निंग हब _ सुमन ठाकुर, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद।